बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने 4431 और 9467 कोड की जो बुक है वो स्टार्ट की हुई थी, प्री कैलकुलस वाली। तो उसमें हमने रियल नंबर्स डिस्कस कर लिया था, रैशनल इरैशनल को डिटेल से डिस्कस किया था और फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन हमने पढ़ ली थी। आज के इस लेक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम करेंगे। थ्योरम ये कहता है कि इफ़ अ फ्रैक्शन p ओवर q इज़ नॉट अ होल नंबर देन इट्स स्क्वायर p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इज़ नॉट अ होल नंबर आइदर। ठीक है, वो कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई p ओवर q की फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ हो और वो होल नंबर ना हो, सॉरी हाँ, वो होल नंबर ना हो, तो फिर उसका जो स्क्वायर है, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी होल नंबर नहीं हो सकता या हो भी सकता है। आइदर का मतलब है कि वो कभी कभार हो सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता। यानी इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है। अगर पी ओवर क्यू होल नंबर नहीं है तो फिर उसका जो स्क्वायर है वो होल नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है कि जब उसका स्क्वायर होल नंबर आएगा और जब उसका स्क्वायर होल नंबर नहीं आएगा। ओके जी, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरम है, इसको आपने थ्योरी से ही प्रूव करना होता है। वी सपोज दैट फ्रैक्शन p ओवर q इज इन रिड्यूस्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है p ओवर q, ये कुछ भी हो सकती है, 3/2 फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 3/2 है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है इसकी या सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ओके जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सो दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब ये 3 और 2 है ना, p की जगह पे 3 है और q की जगह पे 2 है। ये एक फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब भी यही है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिन पे ये दोनों इक्वली डिवाइड हो सकते हो, सिवाय 1 के। ठीक है, अदर देन 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं, पी स्क्वायर करेंगे तो वो उसका मतलब यही है ना, पी मल्टीप्लाई बाय पी। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, पावर 2, यानी 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर और नीचे वाले 2 का भी स्क्वायर करूं, इसका मतलब ये है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, पावर 2 का मतलब है 2 दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 से नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2। ये नीचे वाला तो 2 ही था ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला 3 था तो उसको 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, ऊपर अब आपके पास 9 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। अब देखिए जो आंसर आया है, पी स्क्वायर किया है और क्यू स्क्वायर किया है, आल्सो हैव नो कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखें, अगर ये पी ओवर क्यू एक फ्रैक्शन थी, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, तो जब मैंने उसका स्क्वायर किया तो जो आंसर आया उनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं था सिवाय 1 के। ये 1 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है ना, देखिए 3 पे अगर करें तो 9 हो सकता है, 4 3 पे नहीं हो सकता डिवाइड पूरा पूरा। अगर 4 2 पे हो सकता है तो 9 जो है वो 2 पे नहीं हो सकता। तो इस तरह करके इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर m if m is a factor of any factor of p square and q square then it would also be common factor of p and q। वो कह रहा है कि अगर इसका ये m स्क्वायर अब बन गया, p स्क्वायर बन गया और ये q स्क्वायर बन गया, क्योंकि p 3 था q 2 था। तो वो कह रहा है कि p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर का अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको फिर p ओवर q का भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसलिए p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब है p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर जो है ना वो होल नंबर नहीं है। ओके जी, ये चीज़ प्रूफ हो गई, पी ओवर क्यू अगर होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको सेट बताया था, जो 0 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर्स हैं आगे। तो पी ओवर क्यू जो है ना वो एक होल नंबर नहीं था, तो उसको जब हमने स्क्वायर किया तो उसका भी हमारे पास एक होल नंबर नहीं आया, ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक हो गया। अब इसकी जो उल्ट है ना, वो सपोज करते हैं कि अगर पी ओवर क्यू होल नंबर ना आए तो उसका स्क्वायर होल नंबर आ जाता है। ठीक है ना, आइदर का मतलब है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब कंट्रा पॉजिटिव हमने ना आर्ग्यूमेंट सपोज कर लिया, फॉर एग्जांपल के यहाँ पे पी ओवर क्यू जो है ना वो होल नंबर नहीं था, यहाँ पे भी हमने एक होल नंबर नहीं जो होगा ना, ये अंडर रूट 2 हमने सपोज कर लिया, अंडर रूट 2 जो है ना वो भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब हमने पी ओवर क्यू की जगह पे
अंडर रूट टू को सपोज कर लिया। ठीक है, अब इस अंडर रूट टू का जब हम स्केयर लेते हैं, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर करेंगे। अब इसको आप सपोज कर लें अंडर रूट टू ओवर वन है, यानी पी की जगह पे अंडर रूट टू है और क्यू की जगह पे वन है। तो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर करेंगे। पी का जब आप स्केयर करेंगे, अंडर रूट टू का जब आपने स्केयर करना है ना, तो स्केयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अंडर रूट के साथ कट जाता है। अंडर रूट के साथ स्केयर कट जाएगा और अंदर नीचे वाली जो टर्म है वो ऐसे ही बच जाएगी, टू बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर टू आ जाता है। जब पी स्केयर और नीचे वन का जब स्केयर करेंगे तो वो वन ही आ जाएगा, वन से डिवाइड होके ये टू ही रह जाएगा। तो पी स्केयर ओवर टू क्यू स्केयर जो है ना, इसका आंसर टू आ गया। अब देखें, टू तो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 ये सारे आते हैं, तो टू क्या है, वो एक होल नंबर है। अब देखिए, हमारे पास एक होल नंबर नहीं था, उसका जब हमने स्केयर किया तो ये होल नंबर आ गया। सिंस अंडर रूट टू इज नॉट ए होल नंबर बट इट्स स्केयर, स्केयर इसका टू आया है, इज अ होल नंबर। therefore it follows from the previous result that under root 2 is not a fraction and hence not a rational number। तो P ओवर Q जो हमने सपोज किया अंडर रूट टू, ये फ्रैक्शन भी नहीं है और ये रैशनल नंबर भी नहीं है। इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ये तो मैंने वैसे लिख दिया है और वन, क्योंकि अंडर रूट टू जब हमने फाइंड करना है ना, तो इसकी आगे जो टर्म है वो आगे चलती जाती है, टर्मिनेट नहीं होती और रेकरिंग भी नहीं आती। तो ये चीज़ें हम डिटेल्स में पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, समझाना आपको ये था कि P ओवर Q को हमने एक होल नंबर नहीं लिया, P ओवर Q उसका स्केयर किया है तो वो भी होल नंबर नहीं आया। फिर हमने P ओवर Q जो है उसको होल नंबर नहीं लिया, लेकिन उसका स्केयर जो है ना वो होल नंबर आ गया है। तो ये थ्योरम था कि P ओवर Q इज नॉट अ होल नंबर देन इट्स स्केयर इज नॉट अ होल नंबर आइदर। ठीक है, वो होल नंबर हो भी सकता है उसका स्केयर और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो और ज़रूरी नहीं कि वो होल नंबर ना हो उसका स्केयर लेने से। बेसिकली थ्योरम जो है ना वो यही समझा रहा है, सिंपल सा थ्योरम है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने पी ओवर क्यू लेना है, फिर उसका स्केयर करना है, तो उसका स्केयर जो है ना वो होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने अंडर रूट टू ले लें, अंडर रूट थ्री ले लें, कोई इस तरह का नंबर ले लें, तो उसका जब आप स्केयर करेंगे तो वो होल नंबर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। ओके जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.3। अनदर फेमस इर्रेशनल नंबर इज पाई। एक और बहुत ज़्यादा मशहूर इर्रेशनल नंबर है पाई। पाई एक ऐसा इर्रेशनल नंबर है विच इज़ रेशियो बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल की सरकमफेरेंस और डायामीटर की रेशियो है। इफ़ वी कंसिडर अ सर्कल ऑफ, इसको छोड़ें, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रेशियो है किन दो चीज़ों के दरमियान, सरकमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ओके जी, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूँ तो ये चीज़ें अब आपने गौर से समझनी है। ओके जी, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ये एक सर्कल है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सर्कल जिस तरह बॉल होती है, दायरा इसको बोलते हैं। बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे इसका सेंटर होता है, सेंटर, सर्कल का सेंटर। अच्छा जी, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये जो इसकी दीवार आपको नज़र आ रही है, ये वाली सारी, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, FERENCE, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये क्या होती है, ये बाउंड्री होती है। बाउंड्री आपने देखी होगी, आप क्रिकेट वगैरह बहुत अच्छी तरह देखते हैं, और कुछ करें ना करें क्रिकेट तो लाजमी देखनी होती है। तो उसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो भी एक सर्कल टाइप ही होती है बाउंड्री। तो उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। जो बाउंड्री के ऊपर लगी होती है ना, जो भी चीज़ लगी हो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, सर्कल की। ठीक है जी, ये होगी सरकमफेरेंस। ये वाली बाउंड्री जो है ना, इसको मैं सी लिख देता हूँ, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी सरकमफेरेंस है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर। ये आपने याद रखना है, 2 पाई आर। अब आर इसमें की है क्या है, पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और आर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर सेंटर से लेकर किसी एक साइड तक का जो फासला है ना, ये आर होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल होता है। रिदास, उर्दू में इसको रिदास बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, बात एक ही है। ये सेंटर से लेकर ना, सेंटर को मैं ओ कह देता हूँ, ठीक है,
सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक का फासला, और ये इक्वल होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये सारे फासले ऑल ओवर द सरकमफेरेंस ये इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है ना वो बिल्कुल दरमियान में होता है, उसका मतलब ही यही है कि सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक का फासला जो है ना ये इक्वल होता है। ये इसका आ गया जी रेडियस। अच्छा, इसके बाद एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर जो है ना रेडियस जो है उसका आपने स्क्वायर लेना है, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका एरिया आ जाना है। एरिया होता क्या है? इस बाउंड्री के अंदर जितना भी रकबा है, एरिया को उर्दू में रकबा बोलते हैं, रकबा। ठीक है जी, एरिया किसी भी चीज का हो ना उसका मतलब होता है उसका रकबा, जो उसकी जमीन होती है, ये सारा इसके अंदर जो भी ये आ रहा है ना रकबा, इसको हम उसका एरिया बोलते हैं। यानी बाउंड्री के अंदर जो भी फील्ड होती है ना, जिसमें पिच आ जाती है, जो खेलने वाले होते हैं खिलाड़ी वगैरह, बॉलर्स, बैट्समैन, कीपर्स, फील्डर्स, जो सारी मतलब जगह होती है जिसके ऊपर वो खेलते हैं बाउंड्री के अंदर अंदर, वो उसका रकबा होता है उस सर्कल का। ठीक है, समझ आ रही है? ये सारे जो जमीन इसके अंदर है ये सारा इसका रकबा है, एरिया है, इसकी इसका ये फार्मूला है। अब पाई क्या होती है? पाई आपने पढ़ा है कि इज अ रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू एरिया, सॉरी, सरकमफेरेंस टू डायामीटर, सरकमफेरेंस टू डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर जो है ना वो इसका कुतर होता है, डायामीटर को उर्दू में कुतर कहते हैं। और वो ये सारा फासला होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सेंटर से जो पास करने वाली लाइन है ना, ये सारा जो है ना ये इसका डायामीटर है। इस सारे को डायामीटर बोलते हैं, डी बोलते हैं, ये सारा जो है ना यहाँ। ठीक है, डी मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये सेंटर से जो पास करती है ना लाइन वो होती है डायामीटर। ये नहीं कि कहीं से भी पास कर जाए सर्कल में, नहीं, सेंटर से पास करनी जरूरी है और एक सिरे को दूसरे सिरे से मिला रही हो, वो लाइन क्या कहलाती है? डायामीटर कहलाती है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डायमीटर के, यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है और सेंटर से पास करते हुए जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, इसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं? कुतर। यानी ये दायरे को दो हिस्सों में कट कर रही है, ठीक है, कता कर रही है, इसलिए इसको कुतर बोलते हैं। और ये दो आर के बराबर होता है। यानी आर को अगर आप डबल कर दें, देखिए ना आर जो है ना वो इस डायमीटर का आधा है। डायमीटर को हाफ किया जाए तो वो एक रेडियस बन रहा है ना, आर बन रहा है। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, एक रेडियस ये है और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक भी तो रेडियस ही है ना, इन दोनों को जब जमा कर दिया जाए तो दो आर बन जाता है। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दें, टू से डबल कर दें, टू आर बन जाता है, तो वो भी डायमीटर ही होता है। अच्छा जी, अब हमने रेशो लेनी है सरकमफेरेंस टू डायामीटर। सरकमफेरेंस को आपने ऊपर लिखना है, सी मैं इसको लिख रहा हूँ, और डायामीटर को आपने नीचे लिखना है, सरकमफेरेंस टू डायामीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस से डायामीटर की रेशो लेनी है, निस्बत लेनी है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है ये मैंने आपको लिख के दिया है। सरकमफेरेंस मैंने आपको बताया है कि ये वाली जो है ना ये बाउंड्री होती है, उसका फार्मूला है 2 पाई आर। और डायामीटर, डायामीटर मैंने आपको बताया कि वो रेडियस से डबल होता है, 2 आर होता है। नीचे 2 आर रख लिया। अब देखें ये आर आर से कैंसिल हो गया, ये टू टू से कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया? पाई। तो ये बेसिकली पाई है, ये रेशो है सरकमफेरेंस की डायामीटर के साथ। कोई एक सर्कल आप लें तो उसकी सरकमफेरेंस से डायामीटर की रेशो है। और ये फार्मूले आपने याद रखने हैं कि सरकमफेरेंस जो है ना सर्कल की, उसका क्या फार्मूला होता है, और सर्कल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, डायामीटर का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इस बुक में पेपर में आपको नहीं काम देती तो आगे नेक्स्ट आपको पता हो। कम से कम डेली लाइफ के अंदर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपको अपनी ज़मीन है, प्लॉट्स वगैरह हैं, उनका एरिया वगैरह निकालना पड़ता है, या और कोई चीज़ बाउंड्रीज वगैरह आप ने कोई ग्राउंड बनाना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पे आपको काम देती है। तो आपको पता ही ना हो कि डायामीटर क्या है और रेडियस क्या है और सरकमफेरेंस क्या है, एरिया क्या है, तो फिर आप वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, ये एक सर्कल है, उसका रेडियस उसने 1 दे दिया है। यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर एक साइड का फासला जो है ना ये रेडियस होता है, और उसने 1 दे दिया, आर की वैल्यू यहाँ पे उसने दे दी है 1।
तो आप अगर इसका एरिया फाइंड करें, देखें एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह पे 1 लिखें क्योंकि आर की वैल्यू उसने 1 दे दी है। 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, 1 को 2 टाइम्स देनी है। अगर पावर 3 होती तो उसका मतलब है 3 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करते। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई आएगा। तो इसका एरिया जो है ना वो पाई आता है, जिसका रेडियस 1 हो ना उसका एरिया पाई आता है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है ना उसको हम उर्दू में मुरब्बा बोलते हैं। स्क्वायर उर्दू में हम उसको बोलते हैं मुरब्बा। मुरब्बा हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं या स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर हों। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड जो है ना ये इसकी ए हो ना, तो ये वाली साइड जो है ना ये भी ए होगी। ठीक है जी, और ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर ये वाली 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ठीक है? अच्छा, अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो सबसे पहले इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया आपको पता है रकबे को कहते हैं। इसके अंदर ये जो सारी ज़मीन आ रही है, ये सारा प्लॉट जो है ना ये इसका एरिया है, ये सारा। ठीक है, ये लाइन थोड़ी बाहर चली गई है। अच्छा, एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इसके एरिया का फार्मूला होता है इसकी लेंथ जो है ना वो इक्वल होती है। तो लेंथ का स्क्वायर कर दें या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दें। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने लेंथ 2 दी है तो इसकी चारों लेंथ इक्वल हैं। तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आंसर आ गया 4। ठीक है, 4 इसका एरिया आएगा। और अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर आएगा, यहाँ पे भी मीटर आएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर है यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मिलीमीटर हो यहाँ पे भी मिलीमीटर, यहाँ पे भी मिलीमीटर, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका यूनिट होता है एरिया का। ठीक है, फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर ये 3 हो तो सारी साइड्स 3 होंगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। यानी ये इस स्क्वायर के अंदर जितनी भी ये सारा प्लॉट जो है ना ये इसका एरिया होगा। ठीक है, और सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस आपको पता है बाउंड्री होती है। यहाँ से आपने चलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन 2 है, प्लस ये लाइन यहाँ तक 2 है, प्लस ये लाइन यहाँ तक 2 है, प्लस ये लाइन यहाँ तक 2 है। ठीक है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। यानी 4 से आपने इसकी 4 लाइन्स है ना, एक लाइन्स की लेंथ आपको पता हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या उसको 4 टाइम्स प्लस कर दें, एक ही बात है। 4 इंटू लेंथ कर दें। ठीक है, लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी, ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी, जो वॉल इसकी दीवार है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो कमरा होता है ना रूम, वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, स्क्वायर चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। तो उसका अगर आपने सरकमफेरेंस उसकी लेनी है कि चारों साइड्स की लेंथ कितनी बनती है तो वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है कि उसके अंदर रकबा कितना है या कोई प्लॉट है स्क्वायर टाइप का, उसका रकबा आपने फाइंड करना है तो आप उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। ओके जी, ये चीज़ें जो है ना ये बेसिक्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे उसने एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए उसने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है। स्क्वायर के अंदर उसने सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, यानी एक सर्कल जो है ना वो स्क्वायर के अंदर उसने बंद किया हुआ है। और इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। यानी सर्कल का सेंटर और ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर दोनों इकट्ठे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए उसने इसको इंस्क्राइब्ड बोला है। फिर उसने नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है, उसने स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। वही सर्कल उसने लिया है और उसके अंदर उसने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब्ड कर दिया। अब उसने सर्कल ऊपर रखा है और स्क्वायर जो है ना ये वाला स्क्वायर उसने नीचे इसके अंदर इंस्क्राइब्ड कर दिया है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि स्क्वायर का सेंटर और सर्कल का सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और इंस्क्राइब्ड है वो अंदर है उसके, सर्कल से बाहर नहीं है। ठीक है, ये दो उसने लिए हैं। ठीक है जी, फिर उसने एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लिया है इनक्लोजिंग द सर्कल, उस स्क्वायर का एरिया लिया है जिसके अंदर सर्कल आ रहा था। तो उसकी लेंथ आपको पता है उसने 2 बताई हुई थी, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ उसका
कोर एरिया हो गया। फिर उसने एरिया ऑफ सर्कल लिया है, उसी सर्कल का एरिया लिया है, तो उसका पता है आपको रेडियस 1 था, तो मैंने एरिया लेकर आपको दिखाया है पाई आर स्क्वायर, तो उसका एरिया जो है वो पाई आया है। फिर एरिया ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर, सॉरी ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। यहाँ पे स्क्वायर आना है और यहाँ पे सर्कल आना है, ठीक है। फिर इस वाले स्क्वायर का उसने एरिया लिया है जो इस सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड है। अब देखें ना, इसकी लेंथ √2 है, सारी लेंथ ही √2 होंगी। √2 को √2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है ना एरिया, इस स्क्वायर का एरिया लिया है जो सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड है, तो ये पावर 2 बन जाएगा। √2 जो है ना, इसकी पावर 2 बन गया। अब पावर 2 √रूट से कट जाती है और 2 आंसर आ जाता है, तो इसका एरिया 2 आ गया, ठीक है। तो ये उसने लिया है पाई को फाइंड करने के लिए। ओके जी, ये इनइक्वालिटी है कि इस स्क्वायर जो है ना, इसका एरिया लेस है पाई से, और पाई जो है ना इससे ज़्यादा है, और ये वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया पाई से ग्रेटर है, पाई उससे लेस है, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी जो है ना, अर्शिमिदस ने इसको प्रूव किया था। ये आप रहने दें, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए पाई के बारे में कि पाई जो है ना वो क्या होती है। तो पाई मैंने आपको बता दिया, रेशियो है, अर्शिमिदस ने रेशियो लेकर उसको सॉल्व किया था। लेकिन नाउ अडेज, अब दिनों में साइंटिस्ट जो है ना, उनको मॉडर्न कंप्यूटर्स को यूज़ करके उन्होंने कैलकुलेशंस करके पाई को अप्रोक्सीमेट किया है। और मैंने पढ़ा था एक बुक के अंदर के 1 मिलियन टाइम्स डेसिमल प्लेस, यानी 3.14 समथिंग आगे इसकी वैल्यू आती है ना, डेसिमल से आगे उन्होंने 1 मिलियन तक डेसिमल फाइंड किए हैं। और यहाँ पे इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि मॉडर्न कंप्यूटर को यूज़ करके 3 ट्रिलियन टाइम्स, 3 ट्रिलियन टाइम्स उन्होंने आगे जो डेसिमल प्लेस, यहाँ से आगे नंबर चलते 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 3 ट्रिलियन नंबर आगे उन्होंने फाइंड किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई सीक्वेंस नहीं आया, ना वो टर्मिनेट हुई है, इसके आगे जो भी नंबर्स हैं ना ख़त्म हुए हैं, और ना इनमें कोई सीक्वेंस आया है, कहीं पे भी नंबर रिपीट नहीं हुए, मुख्तलिफ नंबर्स ही आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करें तो 3.1 पाई की वैल्यू आती है। 2 डेसिमल प्लेस तक करें तो 3.14, यानी डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स आते हैं। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करें 3.141, इसी तरह 1415, 14159, 141592, इस तरह 926 आगे, तो यहाँ पे आगे 9256358897 आगे चलते 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 3 ट्रिलियन टाइम्स उन्होंने फाइंड किए हैं, लेकिन फिर भी कोई सीक्वेंस नहीं आया। वो कह रहा है कि नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रेकरिंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने एक नंबर की एग्जांपल दी है, ये नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रेकरिंग है। देखें, 0 से पहले एक 0 थी ना 1 से पहले, फिर 2 0 हो गई 1 से पहले, फिर आगे 3 0 और 1 है, फिर 4 0 और 1 है, फिर इस तरह ये बढ़ती जाएंगी, 5 0 और 1, 6 0 और 1। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो ये बेसिकली पाई वो समझाना चाह रहा था, ठीक है जी, कि पाई जो है ना, पहले तो 1 मिलियन था, मिलियन 10 लाख होता है, यानी 10 लाख, यहाँ से आगे 10 लाख नंबर इशारिये के आगे उन्होंने फाइंड किए हैं। आप देखो ना, ये आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो अब जो है ना वो 3 ट्रिलियन, ट्रिलियन खरब को कहते हैं, 3 खरब नंबर यहाँ से आगे उन्होंने दरियाफ्त किए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई सीक्वेंस नहीं आया, ना ये ख़त्म हुआ है। तो पाई जो है ना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आपको पता है ये रेशियो है सरकमफेरेंस टू डायामीटर, ये भी आपने याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।